ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। अपनी बॉडी को पूछोगे ना, सुबह उठते चेक करोगे कहीं कुछ दुख रहा है क्या, कहीं कर ये हो रहा है क्या, वो हो रहा है क्या, तो अपने आप जवाब आ जाएगा कहीं ना कहीं से, तो हाँ यार यहाँ से मैं दुख रहा हूँ। ठीक है ना। तो सुबह उठ के अपनी बॉडी को चेक करना ही बंद कर दो अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है तो। तुम्हारी बॉडी तुम्हें बोले भी कि मेरे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भी सुना ही मत दो, इग्नोर करना स्टार्ट कर दो। जब तक हमारा ब्रेन काम करता है तब तक हम काम करेंगे, ये बात सच है। चाहे हम टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे डॉक्टर इंजीनियर, कुछ भी अगर हम हो, जब तक वही बात, हाँ वही बात है, ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है ऐसा कुछ हो जाए, वो बात अलग है। क्योंकि सारी बॉडी का वही बात है, सेंटर पॉइंट यही है। यहाँ से अगर ये काम कर रहा है तो सब कुछ काम कर रहा है। स्टीवन हॉकिंग वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है या नहीं है? स्टीवन हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे, नाम तो सुना है ना, कि नाम ही नहीं सुना? हाँ, कोई बात है, स्टीवन हॉकिंग नाम सुना बेटा? हाँ, बहुत बड़े एक्टर थे, नाम सुना है? साइंटिस्ट थे क्या? चलो ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लोग बहुत ही अच्छे से लोग घूमते हैं, अच्छी बॉडी बनाकर, अच्छे लुक के साथ, अच्छे ड्रेसिंग के साथ। स्टीवन हॉकिंग के पास क्या था? ब्रेन तो था। आइंस्टीन के बाद जो साइंटिस्ट काउंट करते हैं उनमें स्टीवन हॉकिंग का नाम सबसे पहले आता है। और जो IQ होता है, इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंट होता है, उसमें सबसे ऊपर नंबर आया था उनका आइंस्टीन के बाद। तो ये ध्यान रखना बेटा, तुम्हारा ब्रेन अगर ठीक है सब कुछ ठीक है, ये बात सच है। ब्रेन अगर काम नहीं कर रहा है तो वो मान सकते हैं कि मान लो प्रॉब्लम है, बॉडी काम नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। वो एक अलग कंडीशन होती है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहे हैं, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, वो दुख रहा है, ये हो गया, वो हो गया। इन सब एक्सक्यूजेस को साइड करना स्टार्ट कर दो। ज़िंदगी में कुछ बनना है, अगर जो वही बात है, सक्सेसफुल होते हैं ना, वो इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करके ही आगे बढ़ते हैं बेटा। ज़िंदगी में अगर हमने इन चीज़ों को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया, आज ये दुख रहा, वो दुख रहा, छोटे मोटे बैरियर तो ज़िंदगी में बहुत कुछ आएंगे, लेकिन हमेशा ज़िंदगी जियो राणा सांगा जैसी, वही बात है। वो कहते हैं ना ज़िंदगी में वही बात, उनके बारे में सुनते हैं कितना सही था, वो तो अलग बात है कि शरीर में 72 घाव थे, 72, ठीक है, फिर भी लड़ते थे। क्यों? उनका एक स्टेटमेंट था कि मैं एक राजा हूँ, राजा का धर्म है लड़ना, बात खत्म। सीधी सी बात है, तुम भी यही अप्लाई होता है। हमारा ड्रीम क्या है? ड्रीम क्या है? एक सोल्जर की तरह अपना एक मिशन है, सीधी सी बात है। सोल्जर की वही बात है, कोई बुलेट लग जाती है, कोई बारूद लग जाता है, तो ये है क्या वो लेके बैठ जाए, मुझे पट्टी करा के लेके आओ, तो हाथों में आ गया, ठीक है, जोर जोर से रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा है, ऐसा है क्या? उसके सामने मिशन होता है कि मुझे पूरा करके जाना है। बात समझ में आई क्या? अपनी भी ज़िंदगी का ये मिशन ही है। 14 मार्च का जन्म हुआ था, इसका 26, तुम्हारा क्या? एडवांस में हैप्पी बर्थडे बेटा, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना, अपन एक मिशन पे है, अपन 1 साल 2 साल का जो अपना टाइम है, अपन को ये मिशन पूरा करके ही जाना है, ये दिमाग में रखना। और ये छोटे मोटे जो एक्सक्यूजेज आते हैं ना, इनको थोड़ा सा साइड रखो बेटा। नो डाउट प्रॉब्लम हो जाती है, सबकी होती है, ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन वही बात है, प्रॉब्लम की वजह से अपन ये सब चीज़ें अपना काम कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते, छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से। मुझे आज तक याद नहीं है कभी बीमारी की वजह से कोई छुट्टी ली है क्या? सच में नहीं ली, मजाक की बात नहीं है। 8-10 साल में ऐसा नहीं कि मैंने किया, और भी मैंने बहुत से टीचर देखे हैं कि मेरी ये हो गया, बीमारी की वजह से छुट्टी नहीं ली। और जिन्होंने छुट्टी ली है वो हर महीने 2-3 छुट्टी लेते हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम बीमारी में नहीं है, प्रॉब्लम साइकोलॉजी में। जब तक तुम कर सकते हो करो, सिंपल सी गणित है एक। पर ये मान के चलो, तुम्हारी ड्यूटी को अगर तुमने सीरियसली लेना स्टार्ट कर दिया तो छोटी मोटी चीज़ें तुम्हारे बीच में नहीं आएगी बेटा, ठीक है। तो ये मान के चलना। 4 साल पहले यहाँ रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, हाथ अभी कटा हुआ है, तो क्या हो गया, हॉस्पिटल जाके पट्टी करा के आ गया। 12:30 एक्सीडेंट हुआ था, 2 बजे जाके क्लास ले ली, इसमें क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करोगे तो एक वीक में ठीक हो जाओगे, काम करोगे तो 1 महीना लग सकता है, वो 1 महीने में ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों का 1 वीक खराब नहीं कर सकते। क्लास लेनी है तो लेनी है। 12:30 एक्सीडेंट हुआ, 2 बजे आगे क्लास ले लिया, घंटे बाद क्या हो गया इससे? मर थोड़ी गए, काम तो काम है, इससे क्या? ये मान के चलना, छोटी मोटी चीज़ों को अपने काम के बीच में कभी मत लेके आओ। चाहे वही बात है, हम टीचर हो, स्टूडेंट हो, डॉक्टर, इंजीनियर हो, कुछ ही हो, क्योंकि ये हमने अगर हैबिट बना ली ना, तो हमारा काम कभी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। और हमारे काम की जो रेगुलरिटी है वही हमें हाइट पे लेके जाती है बेटा। बाकी महीने में 20 दिन काम, 10 दिन आराम करना, ये तो नॉर्मल दुनिया करती है। अपन टॉप पे कब जाएंगे? दुनिया से ज़्यादा काम करेंगे। दुनिया ज़्यादा काम कब करेंगे? जब मंथ में ये 2-4 दिन अपने ऐसे आते हैं कि यार मेरे बॉडी पेन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें भी हम करके दिखाए। फेवरेबल कंडीशन में तो हर कोई कर सकता है। बात समझ में आ रही क्या? वही बात, आगे वो जाता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में भी करके दिखाता है। बात खत्म। बॉडी काम कर रही है, सर मैं फिट हूँ एकदम, ये अब मैं पढ़ाई करूँगा, तो हर कोई कर सकता है। इसमें क्या, तुम क्या करोगे?
लेकिन जब बॉडी साथ नहीं दे रही है उसके बाद मैं पढ़ के दिखाऊंगा तब पता चलता है। बात समझ में आई क्या? और नफीस अहमद है वो 3-4 साल पहले आया था, वो सबसे यंगेस्ट वो IAS था। जाते टाइम एग्ज़ाम जाते टाइम उसका एक्सीडेंट हो गया था, आधे घंटे पहले एग्ज़ाम से हाथ टूट गया था, एक साइड लटक गया था हाथ। तो उसने कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे। उस टाइम मेरे दोस्त ने कहा कि चल हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये कहूँ मेरा तो हाथ टूट गया वरना मैं IPS बन ही जाता, IAS बन ही जाता, एक्सक्यूज़ दूँ दुनिया को, या फिर दूसरा है कि मैंने जो पूरे 1 साल पेन बर्दाश्त किया है, हर कंडीशन में मैंने पढ़ाई की है, चाहे कैसा भी हो, गरीब फैमिली से आकर, तो 3 घंटे और बर्दाश्त कर लूँगा, 3 आवर्स। तो बोले फिर सोचा कि अगर पहला एक्सक्यूज़ दूंगा तो दुनिया को मैं ये बोल सकता हूँ कि ठीक है मेरा तो ये हो गया वरना मैं IAS बन जाता। ऐसा एक्सक्यूज़ देने से मेरे IAS का टैग तो नहीं लग जाएगा ना। एक्सक्यूज़ दे के सिंपैथी ले सकता हूँ मैं, IAS का टैग नहीं, टाइटल नहीं ले सकता। तो बोले क्या करोगे? बोले 3 घंटे पेन बर्दाश्त कर लूँगा। तो 3 घंटे जाके ऐसे हाथ लटक गया था, बोले पूरा, जो फ्रेंड ने कहा। पेपर दे के आया उसी हाथ से, फर्स्ट रैंक आया। उसके बाद जैसे हाथ, फिर उसके बाद जाके प्लास्टर वगैरह करवाया, जो भी है सारा ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद फिर से एक बीमारी और हो गई। तो बाकी जो मतलब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे वो एम्स में एडमिट था। तो इंटरव्यू की जो डेट थी 45 डेज़ का टाइम मिलता बीच में, तो एक मतलब 40 डेज़ तो एडमिट ही था वो। बोले 5 दिन पहले वहाँ से रिलीज हुआ, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। तो उसके दिमाग में आया कि बाकी सारे तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू की, कोचिंग्स वगैरह करके, मैं तो हॉस्पिटल में कुछ कर ही नहीं पाया, क्या करूँ? लेकिन जब वो हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पे था, उसी टाइम भी जो उसने पढ़ रखा था बोले उनको रिवाइज करता रहता था, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। हॉस्पिटल डिस्चार्ज हो गया है, बोले जो होगा देखा जाएगा, मेरी किस्मत में जो है। मुझे मेरी तरफ से कोई एक्सक्यूज़ बीच में नहीं लेके आना कि ये हो गया था वरना मैं ये कर देता। जो करना वो अभी करना, जो होगा देखा जाएगा। 5 दिन में जैसा भी हो उसने पेज पलट के जो भी अपने नोट्स रिवाइज करके पेपर दे के आया, इंटरव्यू में फर्स्ट रैंक था वो। सिंपल बात समझ में आई क्या? अगर वही वही बात है एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दिया तो कभी टॉपर आ पाता क्या? बात खत्म। तकलीफ किसके लिए है? और वही बात है, शाहरुख खान ने तो तकलीफ ही झेली, अपन में तो कोई झेल ही नहीं सकता। ऐसी सच बात ये है, सच सही है। जिस लड़के की 15 साल की एज में फादर खत्म हो जाए, 20 साल की उम्र में मदर खत्म हो जाए, उसके बाद एक सिस्टर बचे सिर्फ 2 साल बड़ी उनसे, वही मेंटली डिस्टर्ब हो जाए, उसको संभालना, उस पता नहीं फ्यूचर में ज़िंदगी में क्या बनना है, फादर मदर के लिए वही बात है, उनको मिस करना, सिंपल सी बात है। और उसके बाद तुम यहाँ पर आते हो, वो है जिसके ऊपर फादर मदर का हाथ होता है, कोई और गॉड फादर होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसके को पीछे सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, कोई तारीफ करने वाला नहीं है, कोई हिम्मत बनाने वाला नहीं है, वो यहाँ तक आए बहुत बड़ी बात होती है। बस सिंपल सी गणित है। ये जो ऐसी कंडीशंस में तुम खुद को प्रमोट कर सकते हो, मैं करूँगा, तो ही तुम वही बात है ग्रेट बन सकते हो बेटा। हिस्ट्री वही तो लोग लिखते हैं, ठीक है ना? तो छोटी मोटी चीज़ें बेटा इनको कभी खुद के सक्सेस के पीछे बताने दो। जुकाम बुखार ये सब ज़िंदगी के पार्ट है, ज़िंदगी के पार्ट है। इनके चक्कर में कभी ज़िंदगी की गाड़ी रोको मत, काम चलता रहना चाहिए। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है, ठीक है? ये ध्यान रखना, यही काम आता है। जैसे अकबर, जो भी हो बेटा, अकबर हो, जो भी हो, कोई हो अपनी जगह जब ग्रेट है, वो ग्रेट ग्रेट है, कोई हो चाहे, सिंपल सी बात है। अकबर हो चाहे महाराणा प्रताप हो, कोई ग्रेट ले लो, जो भी ग्रेट हुआ है, ऐसा नहीं है कि मान लो कुछ ग्रेट लोगों के बारे में हम जानते नहीं है, वह सच है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या आधा सच था क्या आधा झूठ था, वो अलग बात है। मैं अकबर और धोनी के, शाहरुख खान का धोनी का नाम इसलिए लेता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, इनकी पूरी बायोग्राफी पढ़ी है, सब कुछ मैंने मतलब मेरे जन्म के बाद देखा है मैंने इनकी सक्सेस को, इनके जो जो भी होता है, इसलिए उनको भी आता खास सीखने वाला। अकबर में क्या था, महाराणा प्रताप में क्या सच था, आधा सच ना आपको पता ना मुझे पता है, लिखने वाला बढ़ा चढ़ा के लिखेगा ही, चाहे अकबर ऐसा था महाराणा प्रताप। सच बात ये है, जो भी पॉइंट हुए थे अपनी, तो वही बात है, टॉप पे लेके जाने के लिए वही बात है, उसी तरीके से लिखते हैं। तो वो क्या सच था क्या गलत था वो अलग इश्यू है, लेकिन जो ग्रेट हुआ इसका मतलब उसने कुछ तो किया है, ना हर कोई ग्रेट नहीं हो सकता। बात समझ में आई क्या? तो मान के चलना बेटा, ठीक है? बिल्कुल रामानुजन, सीवी रमन, कोई से भी अब्दुल कलाम, कोई से भी अपन ले सकते हो बेटा, सारे ऐसे ही हैं, ठीक है? सबका बचपन ऐसे निकला है, लेकिन प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफीट करना सीख लो बेटा। कुछ बनना है मतलब बनना है। ये जुकाम बुखार ये वही बात, बच्चों वाले बहाने मेरे बीच में नहीं आने चाहिए। बात समझ में आई क्या? ठीक है, आपकी बात ध्यान है, किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जिस दिन ऐसे लगेगा यहाँ चक्कर खाए गिर गए, घसीट के आपको बेटा घर तक छोड़ के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। चलो लास्ट लेक्चर में बेटा अपने कहाँ तक किए थे?
क्वेश्चन किया था बेटा लास्ट में एक, ठीक है। अब एक काम करना, स्टोइकियोमेट्री वाला अच्छे से पूरा रिवाइज कर लिया ना, क्या होता है कैसे होता है, इसके क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर देना बेटा। चलो आगे लिखो हेडिंग बेटा, लिखो लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सिस रिएजेंट, LR एंड ER, LR एंड ER। बिल्कुल, देखो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है बेटा LR और ER। क्लियर है? चलो इनका मीनिंग समझना क्या होता है, कैसे होता है। लिमिटिंग रिएजेंट LR, ठीक है बेटा, रिएजेंट या रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट होता है बेटा उसी को बोला जाता है रिएजेंट। क्लियर है? मैंने यहाँ पर दो रिएक्टेंट या दो रिएजेंट लिखे बेटा, एक क्या लिखा है लिमिटिंग, दूसरा क्या लिखा है एक्सिस। इनकी शॉर्ट फॉर्म बार बार यूज होगी LR और ER। एक बात तो श्योर है, इसका मतलब दो टाइप के रिएक्टेंट होने चाहिए, तभी मैंने दो नाम लिखे हैं। क्लियर है? एक क्या होना चाहिए, लेस अमाउंट में होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, हायर अमाउंट में होना चाहिए बेटा। क्लियर है? इसका मतलब अपन बोलते हैं ना एक लिमिट में होना, लिमिट में होना, इसका मतलब कोई फिक्स अमाउंट में होना। क्लियर है? एक है एक्सिस, एक्सिस मतलब क्या, बहुत ज्यादा अमाउंट में होना। क्लियर है? इसका मतलब दोनों रिएक्टेंट अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये बताओ पहले खत्म कौन सा होगा बेटा, अरे जो एक लिमिट में होगा बेटा, वही बात है, एक पहले लिमिटेड पैक आता था, एक अनलिमिटेड पैक आता है बेटा। सिंपल सी बात है, जो लिमिट में होगा वो हमें पता है एक टाइम पर अगर जीरो होगा नहीं होगा, होगा बेटा। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, द रिएक्टेंट व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट और रिएजेंट आर पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, देन द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट यानी LR। क्लियर है? एंड द अदर रिएजेंट विच इज रिमेनिंग कॉल्ड एज एक्सिस रिएजेंट और ER। क्लियर है बेटा? ठीक है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट या रिएजेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो वो रिएक्टेंट या रिएजेंट जो रिएक्शन के ड्यूरिंग यानी रिएक्शन के टाइम क्या होता है, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट LR बोला जाता है। क्लियर है? और वो रिएक्टेंट या रिएजेंट जो क्या होता है, रिमेनिंग रहता है बेटा, कुछ ना कुछ बच जाता है, क्योंकि एक्सिस में है तो सीधी सी बात है बेटा, एक तो पूरा खत्म हो गया लेकिन दूसरा बचेगा नहीं बचेगा, उसकी कुछ ना कुछ अमाउंट बचेगी, उसको बोलेंगे एक्सिस रिएजेंट। वो क्यों बच गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में था, एक्सिस में था बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? उसको बोलेंगे ER। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सिंपली समझना बेटा कैसे, जैसे मैं बोलूं A प्लस बी मान लो C का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं बेटा इफ एट T इक्वल टू 0, इफ मतलब बोला है मैंने चल के, मान लो हमें ये दे रखा है, आपसे बोला जाए कि ये मान लो 5 मोल है और इसके मान लो 10 मोल है। ओके, ये कितना है मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि रिएजेंट या रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में मुझे स्टडी करनी है बच्चों। ओके ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इफ एट टी टाइम यानी कुछ टाइम बाद आपसे बोला जाए इसके 0 मोल बचते हैं, और ये मान लो ये 5 मोल यूज हो गया, तो 5 से कितना बच गया 0, ये भी 5 यूज हो गया, तो कितने बच गया बेटा, 10 में से 5 यूज हो गया तो कितना बच गया, 5 मोल बच गया। इसका मतलब जो पहले डिसोसिएट हो चुका है पूरा वो क्या हो गया, LR। क्लियर है? और जो रिमेनिंग है बेटा वो आपका क्या हो गया, ER हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब मोर देन वन रिएक्टेंट। एक बात तो श्योर है बेटा, ये कॉन्सेप्ट हमें कब अप्लाई करना है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, क्योंकि हमें पता है बच्चों वही बात है, तो कहते हैं ना रेस में कोई अकेला दौड़े तो फर्स्ट आए सेकंड आए, को फर्क पड़ता है क्या, नहीं बच्चों। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, नॉर्मली 2 ही होते हैं, कुछ केसेस में 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 ही देगा कंपेयर करने के लिए, एक LR होगा दूसरा ER होगा। तो LR कौन सा होगा बेटा, जो ड्यूरिंग द रिएक्शन के साथ एक टाइम पर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, उसे अपन बोलेंगे LR। और जो दूसरा कुछ अमाउंट में लेस रह जाएगा उसे बोलेंगे अपन ER। क्लियर बेटा? जैसे यहाँ पर मैंने कहा बच्चों ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, इसका मतलब ये क्या है,
LR है, ये क्या है, ये कुछ रिमेनिंग है, ये क्या हो गया ER। हमेशा A ही LR हो B ER हो ये कोई जरूरी नहीं है। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो पहले डिसोशिएट हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, मतलब वो एक फिक्स लिमिट में था बच्चों, लेस अमाउंट में था, तो वो है LR। क्लियर है। और जो बच गया रिमेनिंग में एक्सिस में है बेटा, इसका मतलब वो उसके पहले के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में था, वो ER हो जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा। लिखो, when more than one reactants, when more than one reactants, when more than one reactants are participate, when more than one reactants are participate, when more than one reactants are participate in a chemical reaction, when more than one reactants are participate in a chemical reaction, when more than one reactants are participate in a chemical reaction, then the reactant or reagent, then the reactant और reagent दोनों एक के ही नाम है, then the reactant or reagent which is completely dissociated, then the reactant or reagent which is completely dissociated, the reactant or reagent which is completely dissociated during the reaction, called as limiting reagent, called as limiting reagent, ब्रेक लिख लेना LR। and the other reagent, and the other reagent and the other reagent which is remaining less, called as axis reagent, रिमेनिंग के बाद में less remaining less, called as axis reagent or ER। called as axis reagent ER। चलिए फॉर एग्जाम्पल चलिए बेटा, चलो बेटा एक बात बताओ, बच्चे के दिमाग में है कि सर आपने कहा था कि जैसे स्टोइकोमेट्री में हम क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्री रिएक्टेंट एंड जो प्रोडक्ट होता है उनकी रिलेटिव अमाउंट में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो? ये इतना है तो ये क्या होगा, ये इतना है तो ये क्या होगा। ओके, अब हमें पता है हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है उसको डिसाइड करते हैं। रिएक्टेंट स्टार्टिंग में इतना था तो ये इतना है, रिएक्टेंट इतना रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट वो इतना बनेगा। लेकिन रिएक्टेंट अगर एक से ज्यादा है तो दोनों से अलग अलग कंपेयर करने पर सी कितना बनेगा, इसको हमें पता है, हम ए से भी कंपेयर कर सकते हैं और
बी से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन ये बताओ दोनों से कंपेयर करने पर सेम आंसर आए कोई जरूरी है क्या? नहीं, कंपेयर तो एक के रेस्पेक्ट में ही आपको करना है, क्लियर है। तो वो दोनों में से किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे? सर अगर कोई रिएजेंट ज्यादा हो फिर भी पहले खत्म हो गया तो कौन सा होगा? बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, पहले सुनना इस बात को। ये ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं है कि खाली हमें ये देख के ही आइडिया लगाना है कि ये 5 मोल है और ये 10 मोल है तो ये एलआर हो गया। ध्यान रखना ये भी एलआर हो सकता है, इसकी कंडीशन भी लिखाऊंगा। ये एलआर जैसे मैंने बोला है, खाली इफ है, अगर मानना है कि ये 0 हो गया तो ये एलआर है, क्लियर है। एलआर ये भी आ सकता है 10 मोल होकर भी, इसकी कंडीशन लिखाऊंगा। अभी तो खाली अपन को इतना आइडिया लगाना है कि रिएक्ट, अगर मान लो क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी बोला है कुछ टाइम बाद ए 0 हो जाता है, बी 0 हो जाता है तो वो एलआर है। लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि जो स्टार्टिंग में कम अमाउंट में है वो एलआर हो जाए। मैंने क्या बोला है? विच इज कंप्लीटली डिसोशिएट ड्यूरिंग द रिएक्शन, जो पहले डिसोशिएट हो जाएगा वो क्या होगा? एलआर होगा बेटा, क्लियर। ये कंडीशन एक स्टेप बाद बताऊंगा, अभी सुनना, इस बात को समझना। मैंने क्या बोला बेटा? ये बताओ सी कितना बनेगा? इसको हम कंपेयर क्या कर सकते हैं? ए के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और बी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं बेटा, क्लियर है। तो ये बताओ दोनों के रेस्पेक्ट में करें तो सेम आंसर है कोई जरूरी नहीं है। मुझे अगर करेक्ट आंसर चाहिए कि सर ये इतना है तो ये इतना होगा, इतना रिएक्शन करेगा तो सी इतना बनेगा, तो दोनों में से एक से कंपेयर करना हो तो किससे करूंगा? एलआर से या ईआर से? एलआर से ईआर से? एलआर से ईआर से? ईआर से। शुभम, लवीश, रेहान, ईआर से। अभिषेक, ईआर से। अंशु, किससे? एक बच्चे का आंसर आया, प्रिंस का है ईआर, प्रिंस का एलआर, छवि का है ईआर। कौन सा बेटा? सर कौन से कर दो, वही करेंगे क्या? कौन से करेंगे अंशु बता? जय माता दी करके एक बता सकती है? हाँ पक्का ईआर से करेंगे ना बेटा? यस और नो? यस और नो? यस और नो? एलआर से करेंगे बेटा, ठीक है। अब इस बात को सुनना समझना, कैसे एक्चुअल में क्या करेंगे हम? कंपेयर तो दोनों से कर सकते हैं, लेकिन बेटा नॉर्मली किससे करेंगे? एलआर से करना है, ध्यान रखना। तो एक बात हमेशा बच्चा कहेगा सर क्यों? कुछ ना कुछ रीजन तो है ना। कैसे बेटा? एक बात बताओ, हमें पता है सी का फॉर्मेशन कब तक होगा? जब तक ए और बी में रिएक्शन होगी, क्लियर है। ए और बी में कब तक रिएक्शन होगी? जब तक ए और बी दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट में बचे हुए हैं, रिमेनिंग है, यस और नो। लेकिन हमें पता है एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा? ए अगर 0 हो गया, बी तो अभी भी बचा हुआ है, तो ये बताओ रिएक्शन स्टॉप होगी नहीं होगी? सी का फॉर्मेशन कब तक हो रहा था? जब तक ए और बी में रिएक्शन होती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट पर हमें पता है आकर अगर ए ने धोखा दे दिया, एलआर ने धोखा दे दिया, ए अगर 0 हो गया, ये अगर एलआर है ये 0 हो गया, अकेला बी बचेगा, ये तो ईआर है, रिमेनिंग होगा नहीं होगा? ये रिमेनिंग है, फिर भी अकेला सी का फॉर्मेशन कर सकता है क्या? इसका मतलब एलआर के खत्म होते ही 0 होते रिएक्शन वहीं स्टॉप हो गई, यस और नो? इसका मतलब ये बताओ रिएक्शन के लिए मेन रेस्पॉन्सिबल कौन था? एलआर था बेटा, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय एलआर, क्लियर है। बिकॉज रिएक्शन विल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटली डिसोसिएशन ऑफ एलआर, क्लियर है। एलआर के पूरी तरह खत्म होते रिएक्शन वहीं पर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी बेटा। अरे जिंदगी का एक रूल है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ में समझ सकते हो, कम अमाउंट में होता है वैल्यू उसी की होती है, यस और नो? यस और नो? बात समझ में आई क्या? अरे वही बात, अपने इंडिया में इंसान की कीमत क्यों नहीं है? इंसान की ह्यूमैनिटी की कीमत क्यों नहीं है? तो वैल्यू क्यों नहीं है? माशाल्लाह, ठीक है, भरमार है बेटा, है या नहीं है? सिंपल सी बात है, क्लियर है। फॉरेन में वही बात है, ह्यूमैनिटी कीमत क्यों है, वैल्यू क्यों है? गवर्नमेंट एक एक बंदे का ध्यान रखती है घर घर जाकर, क्यों? क्यों? हमें पता है वो लिमिटेड है बेटा। बात समझ में आई क्या? तो वो ह्यूमैनिटी, वहाँ ह्यूमैनिटी को साइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शमशान कब्रिस्तान सब भरे पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी जिंदगी चल रही है। बात समझ में आई क्या? एक्सिस में है, बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है। जिंदगी का रूल है, अपने पास ही बेटा जो भी कम अमाउंट में होता है उसकी वैल्यू अपने आप ज्यादा होती है, होती नहीं होती? सिंपल सा जिंदगी का रूल बेटा यही है। तो ये भी बात यहाँ पर भी अप्लाई होगी क्या, कि जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होगा हमें पता है वो क्या होगा? जब 0 हो गया तो 0 होते ही उसके रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि सी का फॉर्मेशन कब तक होता? जब तक ए और बी दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट में होते। ए अगर एलआर है, ए से मतलब मेरा एलआर से है, ये अगर एलआर है, ये 0 होते रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी, यानी सी का आगे फॉर्मेशन नहीं होगा, सी का आगे फॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब बी अभी रिमेनिंग है, फिर भी ये सी का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अगर बी पे डिपेंड करता तो सी का फॉर्मेशन करके दिखा दे, लेकिन कर सकता है क्या? नहीं बेटा। तो ये ध्यान रखना, जो हम कंपैरिजन करते हो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे?
LR के रेस्पेक्ट में करेंगे। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? लिखो स्टार मार करके। गोल्ड स्टोन बिल्कुल बेटा समझ सकते हैं हम, कोई बात नहीं। अरे वही बात है, डायमंड ग्रेफाइट वाली बात है। ग्रेफाइट भी डायमंड के ही फॉर्म है बेटा, लेकिन नेचर में मैक्सिमम कार्बन दोनों कार्बन की फॉर्म है। मैक्सिमम कार्बन क्या है? ग्रेफाइट की फॉर्म में है। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें ये क्या डायमंड की फॉर्म में मिलता है बेटा, जिनकी माइंस में, और हमें पता है डायमंड की वैल्यू ग्रेफाइट से अलग ही होती है बेटा। क्लियर? सिंपल सी बात है, क्योंकि वो कम अमाउंट में है। अगर वो ज्यादा अमाउंट में होता तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। गोल्ड की देख लो बेटा, ठीक है? तो ध्यान रखना। लिखो शामा करके लिखो। द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, the formation of product, the formation of product, the formation of product, the formation of product in a chemical reaction, the formation of product in a chemical reaction is always determined by LR. The formation of product in a chemical reaction is always determined by LR. Is always determined by LR because the reaction will stop. Because the reaction will stop. Because the reaction will stop after completely dissociation of LR. Because the reaction will stop after completely dissociation of LR. Because the reaction will stop after completely dissociation of LR. Because the reaction will stop after completely dissociation of LR. क्लियर है? रिएक्टेंट के क्या होगा बेटा? LR के पूरे डिसोसिएट होते ही रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी बेटा। क्लियर है? ओके ठीक है। जैसे अब मान लो इस बच्चे ने पूछा प्रिंस ने कि सर मान लो ये 0, मान लो यही LR जरूरी है क्या? नहीं बेटा। देखो अभी तो जो मैंने बोला आपको, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज बोले कि मान लो 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद, इधर ध्यान दो, 10 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद A 0 हो जाता है, इसका मतलब वो LR है। क्लियर है? ये तो हमें लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हमें डाटा से आइडिया लगाना पड़े कौन सा LR है कौन सा ER है, तो ध्यान रखना अगर हमें LR के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो, और मैक्सिमम हमें इन्फॉर्मेशन होगी भी नहीं, खुद हमें डिसाइड करना पड़ेगा बेटा। ओके एक स्टेटमेंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ देयर आर नो इन्फॉर्मेशन अबाउट LR। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ देयर आर नो इन्फॉर्मेशन, if there are no information about LR, if there are no information about LR, if there are no information about LR, ठीक है, एरो लगा के छोड़ दो। यानी अगर LR के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हमें क्या करना है बेटा, समझना। देखो गिवन मोल और वॉल्यूम, गिवन मोल और वॉल्यूम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, गिवन मोल और वॉल्यूम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसके लिए मिनिमम आएगा वही क्या होगा? LR होगा बेटा। समझ में आ गया? LR को डिसाइड करने का तरीका क्या है बच्चों? बात समझ में आई क्या? जो आपको मोल या वॉल्यूम दिए गए हैं अपॉन में क्या कर देना, उसी का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देना। जो क्या होगा बेटा, मिनिमम आएगा जिसका रेशियो, यानी गिवन मोल या वॉल्यूम अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो जिसके लिए मिनिमम होगा वही क्या होगा? LR होगा। ठीक है, सिंपल सी गणित यही है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो सीधी सी बात है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जितना ज्यादा होगा, जैसे मान लो ये 1 है, यहाँ पर मान लो 3 होता, तो हमें पता है बेटा ये अगर मान लो अब से बोला गया ये मान लो ये 10 है, तो बच्चा क्या करता, 10 क्या करेगा, इसको अगर मैं लिखूं तो 10 - x, ये कितना होगा 10 - 3x। यस और नो? अरे ये x पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितना पार्टिसिपेट करेगा, 3 टाइम पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा? ये 1 है ये 3 है बेटा, मैंने क्या कहा था कोफिशिएंट की टर्म में। यस और नो? तो ये अगर बेटा देखो 1 मोल पार्टिसिपेट करता तो ये कितना करेगा, 3 मोल। ये x मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितना करेगा, 3x। तो ये बताओ स्टार्टिंग मान लो इक्वल है, जो भी है बेटा, इक्वल नहीं भी हो तो भी अपना रिजल्ट यही आएगा।
ये 10 था, मान लो ये 10 है, लेकिन हमें पता जो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा खत्म एक टाइम पर जल्दी वही होगा बच्चों, यस और नो, और वही तो क्या होगा, LR होगा बेटा। क्लियर है? तो गिवन मोल 10, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। क्लियर है? 10/1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 10 आ रहा है बेटा। इसके रेस्पेक्ट में 10/3 3.3 आ रहा है बेटा। तो हमें पता है कम कौन सा आ रहा है, ये वाला स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसका जितना ज़्यादा हमें पता रेशियो उतना ही कम आएगा। क्लियर है? और जिसके लिए रेशियो मिनिमम आएगा वही क्या होगा, LR होगा बेटा। तो LR को डिटरमाइन करने का तरीका समझ में आ गया। या तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल देगा इतने सेकंड बाद A 0 हो जाता है, B 0 हो जाता है, मतलब वही LR है जो 0 हो गया। क्लियर है बेटा? अगर नहीं बोले, मैक्सिमम नहीं बोलेगा, ध्यान रखना बेटा। क्लियर है? खुद आइडिया लगाना है, जो आपको मोल या वॉल्यूम दिए जाए जिस रिएक्टेंट के, वो अपन उसी का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर है? जिसके लिए रेशियो मिनिमम होगा वही क्या है, LR है बच्चों। क्लियर है? यस और नो? लिखो या फॉर्मूला लिखो। चलिए बेटा, अब देखो बच्चों, इस पर क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, समझ से जाना बच्चों, कैसे करना, क्या करना। बच्चों एक बात जरूर ध्यान रखना, टेस्ट का शेड्यूल आज आपको शाम को सेंड कर दूंगा। जो दिवाली की छुट्टियों के बाद अपना जो टेस्ट होगा बेटा, उसका सिलेबस आपको सेंड कर दूंगा। आज से उसकी तैयारी स्टार्ट कर देना। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि दिवाली की 2-4 दिन जो आपको छुट्टियां पर जो घर वालों के साथ एंजॉय करोगे, डाइवर्ट हो जाओगे, बीच में फ्लो टूट जाएगा। क्लियर है? तो आप सोचोगे टेस्ट दिवाली के बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, आज से कर देना अगर अच्छा स्कोर करना है तो। क्लियर है बेटा? ये जो अपना वीक है इसमें ऑलमोस्ट जितना अपना हो गया वो तो तैयार होना ही चाहिए। फिर जो बच गया ये अपना टिप्स पे होना चाहिए। फिर छुट्टियों के बाद जो टेस्ट से पहले अपना होगा वो अच्छे से कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ज़्यादा वर्कलोड नहीं आएगा। लेकिन वही बात है, दिवाली से पहले अपना क्वेश्चन बैंक कॉपी सब अपना कंप्लीट होना चाहिए, ताकि टेस्ट के आसपास ज़्यादा लोड ना पड़े बेटा। आज आपको शेड्यूल सेंड कर दूंगा, बहुत पहले कर रहा हूँ, 1 वीक पहले कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी 1 वीक पहले करते ही करते हैं, 1 वीक और पहले, टोटल 2 वीक पहले कर रहा हूँ। आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी बेटा, ताकि दिवाली की छुट्टी में थोड़ा बहुत आपको टारगेट रहे कि मुझे हाँ कम से कम इतना तो पहले पढ़ना ही पढ़ना है। जब तक कोचिंग चलेगी, क्लास चलेगी दिवाली से पहले, तब साथ साथ पढ़ लोगे तो दिवाली की छुट्टियों में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब इंजॉय कर सकते हो। क्लियर है? अब टाइम वेस्ट करोगे तो छुट्टियों में पढ़ना पड़ेगा, तुम पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई क्या? तो कोशिश यही करना कि अच्छे से पढ़ाई कर लो, ताकि एक आधे दिन की अगर छुट्टी मिले तो उसमें हम एंजॉय कर सके। ठीक है बेटा? चलो तो क्या करना बच्चों, देखो LR और ER के रेस्पेक्ट में बात करें बच्चों, देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहली बात तो LR क्या होता है, ER क्या होता है, हमें आइडिया कैसे लगाना है। ठीक है? और जो प्रोडक्ट बनेगा उसको किसके रेस्पेक्ट में डिसाइड करना है बेटा। बात समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है? अब इस पे देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। क्या? आपको डाटा दे देगा, कोई भी रिएक्शन दे देगा, ये इतना है, ये इतना है, और ये मान लो प्रोडक्ट बनता है। क्लियर है? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, LR कौन है, ER कौन है। क्लियर है? ठीक है बेटा? अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, ER कितना बचेगा, जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, काम खत्म। क्लियर है? 3 क्वेश्चन कौन से बनेंगे, LR कौन सा होगा, ER कौन सा होगा। क्लियर है? अब हमें पता है LR तो 0 हो गया, तो उसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है, कितना बचेगा, 0 बचेगा, सीधी सी बात है। क्लियर है? ER कुछ ना कुछ बचेगा, ये कितना रिमेनिंग होगा, और जो प्रोडक्ट है वो बनेगा वो कितना बनेगा। 3 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ बच्चों, समझ से जाना, कैसे क्वेश्चन बनेगा हमें वैसे ही करना है, अच्छे से समझना। A + 2B = 3C, ये कोई रिएक्शन है बेटा। क्लियर है? ठीक है? अब मान लो इफ एट t = 0, t = 0 पर मैं ले रहा हूं बेटा, इफ एट t = 0, यानी स्टार्टिंग में अगर मैं ले रहा हूं, आपसे बोला जाए ये 1 मोल है, ये भी है मान लो 1 मोल है, मैंने इफ लगाया है, यानी अपनी मर्जी से मैंने कंडीशन मानी है कि ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। क्लियर है बेटा? ठीक है, मेरा पहला काम क्या होता है, सबसे पहले मुझे LR डिसाइड करना है। स्टेप अच्छे से समझ लेना बेटा, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? पहले जो मुझे दे रखा है ये 1 मोल है, अगर ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, ये 0 है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, LR डिसाइड करना है बच्चों। ठीक है? LR डिसाइड करना है, तो LR डिसाइड करने का तरीका क्या है,
जो मुझे मोल या वॉल्यूम दिया गया अपॉन उसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। क्लियर है बेटा? ये कितना दे रखा है 1, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है 1, दोनों का रेशियो कितना आएगा 1। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये देखो गिवन मोल कितने हैं 1, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कितना है 2, दोनों का रेशियो कितना आएगा 0.5। तो ये बताओ दोनों में कम कौन सा आ रहा है, ए वाला या बी वाला? बी वाला। तो बी वाला क्या हो गया यहाँ पर बेटा एल आर, और ये क्या हो गया ई आर। यस और नो, ये मुझे पता चल गया। क्लियर है? अब बात करते हैं एट टी टाइम। एट टी टाइम, टी टाइम पर यानी कुछ टाइम बाद हमें पता है इसका स्टार्टिंग में 1 मोल था, तो रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ कम होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। इसको अगर मैं बोल दूं बेटा 1 माइनस एक्स, अरे पहले को मान लो मैं x हो जाएगा, तो ये कितना माइनस होगा 1 माइनस 2x। वेरी गुड, 1 माइनस 2x। ये 1 मोल पार्टिसिपेट करता है तो ये कितना करेगा 2 मोल करेगा बेटा, तो 1 माइनस 2x हो जाएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये बताओ बच्चों इसकी बात करो बेटा, तो ये कितना बनेगा, अरे 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये 3 मोल बनेगा, तो ये बच्चों की x मोल पार्टिसिपेट करेगा तो ये कितना बनेगा 3x। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब हमें पता है बच्चों, देखो एल आर कौन होगा, ई आर कौन होगा, ये हमने पहचान लिया। क्लियर है? अब हमें पता है ई आर कितना बचेगा और जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा। इसकी स्टडी किस कंडीशन में करेंगे, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाए तभी तो हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू आएगी। यस और नो? और रिएक्शन स्टॉप किस पॉइंट पर होगी, जब एल आर 0 हो जाएगा। यस और नो? इसका मतलब मैं मान के चलूं क्या, मान लो इसको मैं कर दूं एल आर हो गया 0, बात खत्म। यस और नो? अरे सीधी सी बात है, मुझे अगर x का पता चल जाए तो मैं बता सकता हूं कि ये कितना बचेगा। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस जो भी वैल्यू बेटा वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा ये कितना बनेगा। यस और नो? और ये स्टडी हम किस पॉइंट पर करेंगे, जब एल आर 0 हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब मेरे पास जो b की जो भी वैल्यू आई थी टी टाइम पर, उसको फाइनली मैं 0 के इक्वल कर रहा हूँ। क्लियर है? इसका मतलब ये बताओ 1 माइनस 2x, अब मैथमेटिकली कर सकता हूँ कि 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 है, तो 1 इक्वल टू क्या करूंगा 2x। यस और नो? x इक्वल टू कितना हो गया 1/2, मतलब कितना हो गया 0.5। यस और नो? x की वैल्यू पुट करके ई आर और प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा बच्चों। तो क्या करेंगे 1 माइनस 0.5 यानी कितना आ गया 0.5 मोल। एक आंसर मेरा ये आ गया। क्लियर है बेटा? और ये कितना बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 0.5 यानी कितना आ गया 1.5 मोल। एक आंसर अपना ये आ गया। बस क्वेश्चन हमें ऐसे पूछेगा एल आर कौन सा होगा, ई आर कौन सा होगा, ई आर कितना बचेगा और जो प्रोडक्ट है वो कितना बनेगा, कैसे करना समझ में आ गया। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? एक एग्जाम्पल लिखो फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं।
चलिए हाँ हमें 1/2 कैसे कर दिया। स्टाइकोमेट्री में क्या पढ़ा था, रिएक्टेंट का बेटा डिसोसिएट होना और प्रोडक्ट जो बनेगा, रिएक्टेंट का डिसोसिएशन और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसकी टर्म में होगा, स्टाइकोमेट्री कोफिशिएंट की टर्म में होगा। एक को फिक्स कर लो, उससे कंपेयर कर लेना, ये कितना है 1। तो ये अगर मान लो 1 मोल था, उसमें से x माइनस होता, कुछ तो कुछ माइनस होगा ना, अरे कुछ अमाउंट तो माइनस होगी, उस अमाउंट को मैंने x मान लिया, 1 माइनस एक्स, कुछ माइनस हो गया, x माइनस होगा, रिएक्शन करेगा तो कुछ कम तो होगा ना, कम होगा वो घटा देंगे, माइनस कर देंगे, क्लियर है। 1 माइनस एक्स, ये 1 मोल है बेटा, ये कितने हैं, तो ये x माइनस होगा तो ये कितना होगा 2x, क्लियर है। ये 1 रिएक्शन करेगा तो ये 3 मोल बनेगा, x करेगा तो ये 3x बनेगा, इस वजह से लिखा है, क्लियर है। तो मैंने क्या कहा था, रिएक्टेंट का डिसोसिएशन एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किसकी टर्म में, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की टर्म में होगा बेटा। एक को फिक्स करके उसके अकॉर्डिंग बाकी का -x 2x जो भी है बेटा वो लिखा जाता है, क्लियर है, ओके। और एक बात और खास कर ध्यान रखना बेटा, ये स्टार्टिंग में 0 है, रिएक्टेंट की तरफ -x लिखते हैं और जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ +x लिखा जाता है, ध्यान रखना। यहाँ पे अगर कुछ भी होता 1 तो ये क्या करते, सीधा 3x करते, क्या 1 + 3x करते, अगर स्टार्टिंग में ये भी 1 मोल होता तो, अगर चल के देता तो, क्लियर है बेटा। अपन यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस होता तो -x करते हैं, जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मेशन होता है, तो ये 0 था, 0 + 3x कितना आएगा 3x ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली कर लेते हैं। लेकिन कई क्वेश्चंस में डायरेक्टली चल के हमें देगा कि स्टार्टिंग में c इतना है तो पहले जितना है उसके बाद कुछ और बन जाएगा, वो प्लस कर देंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा, यस और नो। चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा, इस पर लिखो a + 2b = 3c, लिखो लिखो 3 moles of a, 3 moles of a, 3 moles of a and 7 moles of b, 3 moles of a and 7 moles of b, 3 moles of a and 7 moles of b, 3 moles of a and 7 moles of b are taken initially. 3 moles of a and 7 moles of b are taken initially. Then calculate. Then calculate the remaining moles of ER. Then calculate the remaining moles of ER. And formed mole of product. Then calculate the remaining mole of ER and formed mole of product. चलो स्टार्ट हो जाओ बेटा, रफली ट्राई करो, तो 20 सेकंड्स आपके पास। जैसे अपन ने किया वैसे ही, सबसे पहले क्या दे रखा है, LR ER डिसाइड करो, फिर -x + x करके स्टार्ट करो, x की वैल्यू कैलकुलेट करो, x की वैल्यू पुट करके ER के रिमेनिंग और जो प्रोडक्ट है उसके फॉर्मेशन की वैल्यू बताओ। LR देखते हैं, मुझे आंसर चाहिए।
GR के मैंने मोल्स बन गया। पक्का देखते हैं, नो बनेगा पक्का, देखते हैं। प्रिंस ठीक है, और किसी बच्चे का आंसर? अभिषेक, रेहान, अंशु, कितना आ रहा है क्या कुछ? कितना आ रहा है? 1 और ठीक है। देखो बेटा कैसे करना है, देखो जिन बच्चों का नहीं आया, देखो कहाँ गलती करे कोई बात नहीं, अब इस बात को समझना। देखो कैसे करना है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, देखो बेटा एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मतलब स्टार्टिंग में देख लो बच्चों, ये मुझे कितना दे रखा है 3, ये 3 मोल दे रखा है, ये कितना दे रखा है 7 मोल, ये दे रखा है 3 मोल। जैसे बोला बेटा वैसे लिख लो, ए को अपन यहाँ लिख सकते हैं, ये रहा बच्चों, क्लियर है। और कुछ नहीं दे रखा अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, तो सी को कितना लिखना है, यस और नो, कुछ नहीं दिया जाए स्टार्टिंग में कितना लेते हैं बेटा इसको 0, क्लियर है। एट टी टाइम, एट टी टाइम मतलब कुछ टाइम बाद, एट टी टाइम पर बात करें बच्चों, तो पहली बात तो सबसे पहले देखो एल आर ई आर डिसाइड कर लो, टी टाइम वाला बाद में देखेंगे। एल आर की अगर हम बात करें बच्चों, एल आर गिवन मोल कितने हैं 3, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1, तो ये कितना हो गया 3, क्लियर है। गिवन मोल कितने हैं 7, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो कितना हो गया बच्चों 3.5। दोनों में कम कौन सा है, ए आ रहा बच्चों, तो ए आपका क्या हो गया एल आर हो गया, ये आपका क्या हो गया ई आर हो गया, क्लियर है बेटा। अब इसको एक्स की टर्म में लिख लेंगे, ओके। एक्स की टर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, एट टी टाइम, टी टाइम पर अगर मैं बात करूं बच्चों, टी टाइम पर देखो इसके कितने मोल है 3 में से अगर ये एक्स रिएक्शन कर जाए, क्लियर है बेटा, तो ये भी क्या होगा 7 माइनस एक्स करेंगे या नहीं करेंगे, 7 माइनस 2 एक्स करेंगे, बिल्कुल बेटा। देखो ये 1 मोल था तो ये 2 मोल है, ये एक्स रिएक्शन करेगा तो कितना करेगा 2x, जितना रिएक्शन करेगा यानी उतना डिसोशिएट हो जाएगा, तो उतना माइनस कर दो, क्लियर है बेटा। ये स्टार्टिंग में 0 था, 0 प्लस ये 1 मोल है तो ये 3 है, ये x है तो ये कितना होगा 3x, यस और नो, क्लियर है बेटा। ठीक है बच्चों, देखो अब हमें पता है, देखो हमें स्टडी करनी है कि ए आर कितना बचेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, किस पॉइंट पर बताएंगे, जिस पॉइंट पर हमें पता रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी यानी एल आर 0 हो जाएगा, यस और नो, तो उसी पॉइंट पर बेटा एल आर को 0 मानकर आगे स्टडी कर लो। ये बेचारा 0 हो गया, एल आर है तो इसको 0 मान लिया, इसका मतलब मैथमेटिकली 3 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 0 के इक्वल है, तो क्या लिखूंगा x इक्वल टू कितना आ गया 3, x की वैल्यू 3 है बेटा, इसमें x की वैल्यू पुट करो 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 6 मतलब कितना आ गया 1 मोल, ये ई आर के रिमेनिंग है, क्लियर है बेटा। और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 9 मोल, ये जो प्रोडक्ट है उसके बने हुए मोल है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, नोट करो कहाँ गलती कर रहे हो बच्चे, समझ लेना जहां आपने गलती की है। एक क्वेश्चन नहीं आए कोई टेंशन नहीं है, 2 क्वेश्चन नहीं आए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तीसरा आना चाहिए, ठीक है। काम से गलती हुई समझ से जाना अच्छे से। चलिए, ये तो था बेटा इस कॉन्सेप्ट का सबसे इजी क्वेश्चन, ओके। अब आते हैं इसके रियल क्वेश्चंस पर, लिखो
चलिए चलो लिखो 14 ग्राम नाइट्रोजन यानी N2, 14 ग्राम नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम हाइड्रोजन H2, 14 ग्राम नाइट्रोजन 8 ग्राम हाइड्रोजन H2 are taken for formation of ammonia NH3. 18 gram nitrogen 14 gram 8 gram hydrogen are taken for formation of ammonia. 14 gram nitrogen N2 8 gram hydrogen H2 are taken for formation of ammonia NH3. Then calculate the remaining mole of ER. Then calculate the remaining mole of ER and formed weight of product. Formed weight of product. Formed weight of product. क्लियर है? स्टार्ट हो जाओ, टूट पड़ो। कोई बात नहीं, क्या बोला है, मुझे क्या करना है, पीछे वाले क्वेश्चन से मैंने कहाँ गलती की थी वो उसको नोटिस करते हुए आगे करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नो अंशु कितना रहा, कोई बात नहीं, कितना रहा, स्टाइकोमेट्री को किसके टर्म में लेना है? सीधा 14 और 8 से स्टार्ट कर दिया गया, 14 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स। मोल्स में अपने क्या कहा था, वेट के टर्म में कंपेयर नहीं करना है। इतने बच्चों ने सीधा 14 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स टिका दिया बेटा, मोल में कन्वर्ट किया गया, बिल्कुल बेटा ध्यान रखना। प्रिंस सभी आंसर नहीं आया, रुको, रुक गए, अब आ गया, 1 मिनट रुको सर, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। चलो चलो बोर्ड पे देखो बेटा, कहाँ गलती करो कैसे करो, समझ से जाना अच्छे से, इधर ध्यान दो, आपको घुमा फिरा के हाँ किसके, ठीक है बिल्कुल। और 9 109/3 9 17/4 ग्राम 9 लविश, तुम्हारा ER तो सही है, जो प्रोडक्ट होगा वो कितना आ रहा है, प्रोडक्ट का वेट 9, लास्ट में गलती कर गया 1 में। चलो देखो बेटा कैसे करना, क्या करना समझना, देखो कैसे करना है, 3 नहीं 8, चलो देखो कैसे करना, क्या करना समझना। सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है बेटा, देखो नाइट्रोजन हमें दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है और
हाइड्रोजन दे रखा है और रिएक्शन किसके क्या बना रहा है बच्चों, अमोनिया बना रहा है, यस और नो। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था बच्चों, हमें बैलेंस केमिकल रिएक्शन यूज करनी है, यस और नो। बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे करने, एटम्स को इक्वल कर लेना, N2 दो नाइट्रोजन है तो क्या कर दो 2 अमोनिया हो गया, क्लियर है। इसके चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो कितना हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यस और नो, क्लियर है। अब देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है समझते जाना, एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पर जैसे बोला वो लिख दो। ये कितना बोल रहा है बेटा 14 ग्राम नाइट्रोजन, ये कितना है 8 ग्राम, यस और नो। लेकिन हमें पता है सीधा वेट की टर्म में स्टाइकोमेट्री को लिख सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन हमें ये भी पता है वेट को अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल में, क्लियर है बेटा, कर सकते हैं। और वेट को मोल में कन्वर्ट कर लो बच्चों, हमें पता है क्या होता है W अपॉन MW, यस और नो, होता नहीं होता बच्चों। तो क्या करेंगे 14 अपॉन नाइट्रोजन का कितना होता है 28, मतलब कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब कितना करेंगे 0.5 मोल, यस और नो, क्लियर है बच्चों, ठीक है। और ये देखो 8 बाई, हमें पता है हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 4 मोल। अरे समझ में आ गया, यस और नो, बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो अमाउंट दे रखी थी इससे हमारे पास T इक्वल टू 0 वाले मोल आगे नहीं आगे, अरे इनडायरेक्टली हमें वेट की टर्म में दे दिया इसने, क्लियर है। तो ये T बराबर 0 के मोल, इसके इतने इसके इतने इसके कितने नहीं दे रखे तो 0 बेटा, जब तक नहीं दिया जाए कितना लेंगे 0, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपना पहला स्टेप क्या होता है, LR ER डिसाइड करना, क्लियर है। LR ER डिसाइड करना है तो कैसे करेंगे, जो मोल हमें दे रखे थे, अरे सीधी सी बात है जो अमाउंट दे रखी थी उससे जो मोल है वो दिए गए मोल तो है बच्चों, ओके। तो क्या करेंगे गिवन मोल कितने हैं 0.5 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 1, तो क्या करेंगे बच्चों ये क्या हो गया 0.5, गिवन मोल कितने हैं, जो गिवन वेट से मोल आगे वो गिवन मोल तो है बच्चों, ओके। तो ये कितने बेटा 4 अपॉन स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, मतलब कितना आएगा 1.33, तो दोनों में कम कौन सा हो गया, ये हो गया N2, तो ये अपना क्या हो गया बेटा LR, तो ये आपका क्या है ER, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा एट टी टाइम पर देखते हैं बच्चों कौन सा कितना बचेगा क्या होगा। हमें पता है इसके मोल कितने स्टार्टिंग वाले 0.5, तो क्या करूंगा 0.5 माइनस एक्स, बात समझ में आ रही है अंशु, अभिषेक, रेहान, लविश, ठीक है, शुभम, प्रिंस, छवि, बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में अमाउंट दे रखी थी उसे इनिशियल मोल आ गए, इसमें से मान लो x रिएक्शन कर जाए तो 0.5 माइनस एक्स, क्लियर है, ठीक है। ये बच्चों कितना लिखूंगा मैं, स्टार्टिंग मोल कितने हैं 4 माइनस क्या लिखूंगा अंशु, कितने लिखेंगे 3x, ये 1 था तो बेटा ये 3 है, इसको x माइनस किया तो ये क्या करेंगे 3x, क्लियर है। यहाँ भी 3x कर देंगे ना, तो 2x, ये 1 था मैंने क्या कहा एक फिक्स कर लेना, ये 1 था तो बेटा x माइनस होता है, ये 1 मोल पार्टिसिपेट करेगा तो 2 मोल बनेगा, x माइनस होगा तो कितना बनेगा 2x, समझ में आ रहा है, यस और नो। रिएक्टेंट की तरफ माइनस एक्स करना है, जो प्रोडक्ट है उसकी तरफ प्लस एक्स करना है, बस फर्स्ट वाले से कंपेयर करके करते जाना है, ये इतना है तो ये इतना एक्स, ये इतना है तो ये इतना एक्स, क्लियर है बेटा, यस और नो, ठीक है। अब हमें पता है ये LR है तो एक पॉइंट पर अगर 0 होगा नहीं होगा, होगा बेटा, तो हमें पता है 0.5 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, यस और नो, क्लियर है। x की वैल्यू पुट करेंगे बाकी की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई क्या हो गया 0.5, तो 4 माइनस कितना हो गया बेटा 1.5 इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2.5 मोल, ये इसके रिमेनिंग मोल आ गए, यस और नो, क्लियर है। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँ तो क्या करूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.1, इसका मतलब मेरे पास कितना आ गया बेटा, अरे 0.5 है क्या 0.5 है तो क्या करें 0.5 इक्वल टू कितना आ गया 1 मोल, लेकिन ये मेरा आंसर है क्या, मुझे किसकी टर्म में पूछा है, वेट की टर्म में पूछा है, तो इसको वेट की टर्म में लेके आ सकते नहीं आ सकते, कैसे ये बताओ, इसका वेट कितना कर दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 17 34 कर दूंगा ना, यस और नो, क्यों एक मोल का लेना है तो कितना होगा 17 ग्राम, हमें पता है 1 मोल अमोनिया कितना होता है 14 नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन का, कितना हो गया 17 ग्राम, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा, कोई डाउट, क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट, कोई डाउट, अभिषेक, रेहान, क्लियर है, प्रिंस, छवि, नोट करो।
यहां तक बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? चलो स्टाइकोमेट्रिक क्या होता है बेटा, आज जाके अच्छे से इसको पढ़ना। ये जो दो क्वेश्चन अपन ने किए, एक एग्जांपल दो क्वेश्चन किए बेटा, वो अच्छे से सोल्व करके देखना पहले खुद, बिना देखे, ओके। और जो क्वेश्चन बैंक में तीसरे असाइनमेंट में इसके क्वेश्चन है वो सोल्व करके देखना, एलआर वाले कॉन्सेप्ट से कौन से कर सकता हूं मैं। क्लियर है? उसमें 3 कॉन्सेप्ट के हैं, स्टोइकोमेट्री, एलआर और कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ 2-3 अच्छे क्वेश्चन और करेंगे बेटा, 3 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन अच्छे डिस्कस करके फिर कंबशन स्टार्ट कर देंगे। हाइड्रोकार्बन का कंबशन क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन यहाँ तक अच्छे से कर लेना बेटा। क्लियर है? ठीक है, चलो। सर अगर दोनों के ही खत्म नहीं हो तो, दोनों के ही खत्म नहीं हो तो एक टाइम पर तो खत्म होगा ही होगा बेटा, अंत तो सभी का आना है एक दिन। बात समझ में आई क्या? तो ये तो मान के मत चलना बेटा, ठीक है ना। चाहे दोनों रिएक्टेंट हो या दोनों फ्रेंच सभी हो बेटा, अंत सभी का आना है। रावण का भी आ गया था, तो ए और बी का तो क्या है बच्चों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो कुछ नहीं उसके आगे, ठीक है। तो ये तो बहम पालना ही मत कि किसी का अंत नहीं हो। तो ये हो सकता है दोनों का एक साथ अंत हो तो क्या करेंगे, कोई एक को कंपेयर करके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं बेटा। दोनों बराबर भी हो सकता है तो दोनों भी एलआर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक साथ कंप्लीट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर दोनों ही खत्म नहीं हो तो कोई अलग रिएक्शन में, मैंने क्या कहा, एक टाइम पर जो कम अमाउंट में होगा वो खत्म होगा ही होगा, ये मान के चलना। क्लियर है? ये देखो, अरे कोई खत्म थोड़ी हो रहा है, अपने खुद खत्म किया है। बात समझ में आई क्या? खत्म करने का तरीका क्या है, एक डिसाइड कर लिया एलआर कौन सा होगा, इसका मतलब एक पॉइंट पर जाकर खत्म होगा, उस पॉइंट पर उसको 0 मानकर रिमेनिंग मोल कितने होंगे, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बना है वो कितने मोल बनेंगे, इसका हमने आइडिया लगाया बेटा। क्लियर है? तो ये मान के चलना किस पॉइंट पर कितने खत्म होंगे हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो जो ER कितना बताना है, जो प्रोडक्ट बना वो कितना है, उसके लिए हमें रिएक्शन को फिक्स पॉइंट पर लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर कोई खत्म नहीं होगा तो ये बताओ रिएक्शन तो चलती रहेगी, और रिएक्शन चलती रहेगी, अपना जो रिजल्ट आएगा वो सही है क्या? अपने बता दिया 2 मोल है 5 मोल है, रिएक्शन और कंप्लीट हो गई, ये और कम हो गया, ये और बन गया, यस और नो। इसका मतलब अपना मेजरमेंट गलत है, अपन को एक फिक्स रिजल्ट बताना है, किस पॉइंट पर रिएक्शन को एक जगह फिक्स कर कर बताना है। रिएक्शन एक जगह फिक्स किस पॉइंट पर होगी, जिस पॉइंट पर एलआर को हम 0 मानेंगे। क्लियर बेटा? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, और इसके क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से करके आना।